के 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, और इसी वजह से इसके सरफेस का भी टेम्परेचर बढ़कर पहुंच जाता है 5000 टू 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और हमारे अर्थ पर सनलाइट यानी कि सूरज में आती है, जो कि लगभग आती है 8 मिनट 20 सेकंड में। सूरज से हमारे पृथ्वी का डिस्टेंस होता है 15 करोड़ किलोमीटर, और इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए सनलाइट को सिर्फ कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो देखते हैं सोलर सिस्टम के पहले प्लैनेट को। कौन सा होता है पहला प्लैनेट? बुध ग्रह, मर्क्यूरी। तो यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और सूरज के काफी नजदीक है ये प्लैनेट। सूरज के काफी नजदीक होने के बावजूद भी यह प्लैनेट हमारे सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह नहीं है, हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं। चीज आपके पास रहती है तो गर्म रहनी चाहिए ना, ये तो सूरज के बिल्कुल नजदीक है, फिर भी ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है हमारे सोलर सिस्टम का। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का वातावरण ही नहीं रहता है, एटमॉस्फेयर ही नहीं रहता है। तो एटमॉस्फेयर नहीं रहने की वजह से क्या होता है, जो भी सनरेज इस प्लैनेट, तो इसे हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे तेजस्वी ग्रह भी कहा जाता है। इसके पास पाया जाता है डेंस एटमॉस्फेयर, काफी घना एटमॉस्फेयर, घना वातावरण पाया जाता है, और उस वातावरण में एक गैस पाई जाती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारे धरती पर भी पाई जाती है, पर बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, लेस देन 1% में, 0.03% में। पर इसके एटमॉस्फेयर में वो गैस पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी हमने दो प्लैनेट्स देखे, मर्क्यूरी और वीनस, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। इन दोनों के पास एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता, यानी कि एक भी चांद भी अर्थ नहीं है। तो हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या ब्लू मार्बल के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं ब्लू प्लैनेट, कहते हैं नील ग्रह। पृथ्वी को एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, एशिया। दिखा सभी को? इंडिया नजर आया? उसके बाद दूसरा है अफ्रीका। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डेजर्ट पाया जाता है जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। उसके बाद थर्ड इज यूरोप। चौथा होता है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो आप सभी ने एनाकोंडा की मूवीज देखी होगी, देखी है क्या? ब्राजील। तो अमेज़न के जंगल दिखाए जाते हैं, तो वो इसी कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका, और ये सबसे बड़ा ओशियन, सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर। और आप सभी ने कंगारू तो देखे ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट। और लास्ट का कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। जहाँ पर पेंगुइन्स पाए जाते हैं। हमारे अर्थ पर दो पोल्स पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो कि आर्टिक और अंटार्कटिक आइस कैप से घिरे हुए रहते हैं। हमारी धरती अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री से टिल्ट रहती है, झुकी हुई रहती है। इसी वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, सीजनल वेरिएशन आते हैं, यानी कि ऋतु परावर्तित होते हैं। समर विंटर ऐसे ऋतु चेंज होते हैं। तो देखते हैं इसी के एक नेचुरल सैटेलाइट को, नैसर्गिक उपग्रह को, चांद, मून। तो आप सभी ने चांद का ये पोर्शन देखा होगा, रात के आसमान में देखा है सभी ने? और आप में से किसी ने चांद का जो ब्राइटेस्ट पोर्शन है, सबसे तेजस्वी भाग देखा है क्या? नहीं देख पाते। हम अर्थ पर से चांद का सिर्फ 59 to 60% पोर्शन ही देख पाते हैं। इसका एक रीजन है, चांद प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, मार्स, मंगल ग्रह। तो ये लाल दिखता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट कहते हैं। पर ये लाल क्यों दिखता होगा? लाल लोहा। सभी ने लोहे को जंग लगते हुए देखा है, रेड कलर का रहता है। और इसकी मिट्टी में भी क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड यानी कि लोहे का जंग पाया जाता है। इसी वजह हमें रेड कलर का अपीयर करता है। और जैसे हमारे धरती पर दो पोल्स पाए जाते हैं, यहाँ पर भी नहीं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जो कि ड्राई आइस के घिरे हुए रहते हैं। और इसी के नीचे पाया जाता है सलाइन वाटर यानी कि खारा पानी, जो कि हम पी सकते हैं क्या? नहीं। और हमारे धरती के ऊपर का सबसे बड़ा माउंटेन, सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और यहाँ पर पाया जाता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा माउंटेन, जिसका नाम है ओलंपस मॉस, जो कि हमारे धरती पर पाए जाने वाले माउंटेन से भी 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है। बाप रे। हमारे धरती के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक चांद होता है। इसके पास टोटल 2 नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, 2 चांद होते हैं, जिसमें से एक होता है फोबोस और दूसरे का नाम होता है डीमोस। तो ये दोनों भी
आलू के शेप के होते हैं, पर स्क्रीन के वजह से ये हमें स्फेरिकल शेप के दिख रहे हैं। तो देखते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट को, गुरु ग्रह जुपिटर। तो यहाँ का वातावरण आपको कुछ अलग नजर आ रहा है क्या? अभी हमने मार्स तक जितने भी प्लैनेट्स देखे सभी इनर प्लैनेट के कैटेगरी में आते हैं। इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, रॉकी सरफेस है जहां पर हम खड़े रह सकते हैं। और अभी हम जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक जितने भी प्लैनेट्स देखेंगे ये सभी गैस से बने हुए रहते हैं या आइस से, यानी कि बर्फ से बने हुए रहते हैं। तो ये जुपिटर पूरा का पूरा वायु से बना हुआ रहता है, गैस से बना हुआ रहता है। और हमारे धरती पर एक दिन कितने घंटों का रहता है? 24 घंटों का। मतलब हमारी धरती खुद के अराउंड पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे लगाती है। और ये जो जुपिटर है अपने एक्सिस पर इतना फास्टली रोटेट करता है कि ये सिर्फ 9 आवर 56 मिनट में ही अपना पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है। 9 घंटे 56 मिनट में ही अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है। और इसी वजह से इसके सरफेस पर बहुत से तूफान पाए जाते हैं, बहुत से स्टॉर्म्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे धरती पर पाए जाने वाले तूफान। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट इस पूरे के पूरे जुपिटर में 1300 पृथ्वियां समा सकती है, 1300 अर्थ लाइक प्लैनेट समा सकते हैं। इतना विशाल होता है ये जुपिटर, इतना बड़ा है। तो इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होगी ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में सबसे ज्यादा ग्रेविटी जुपिटर की रहती है। और सोलर सिस्टम में सूर्यमाला में सेकंड लार्जेस्ट, सन के बाद इसका नंबर आता है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के मामले में। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होने की वजह से यह क्या करता है, जो भी एस्ट्रॉइड या मीटेओराइट्स हमारे धरती की तरफ, इसमें से जो 4 चांद होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। और उनकी खोज की थी गैलीलियो गैलीली ने, इसीलिए उनको गैलीलियन मून भी कहा जाता है। तो देखते हैं उन्हीं को। पहला होता है आयो, गुरुचे चंद्र। दूसरा होता है यूरोपा, तीसरा है गैनीमीडी। ये जो नेचुरल सैटेलाइट एक चांद है, ये जुपिटर का सबसे बड़ा चांद है। हमने इससे पहले एक प्लैनेट देखा मर्क्यूरी, उससे भी ये 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। और चौथा होता है कैलिस्टो। तो देखते शनि, शनि ग्रह सैटर्न। तो वह रिंग हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं। तो आप कल्पना करें कि इसके अराउंड एक रिंग होगी। तो देखते हैं कि वो रिंग कैसे फॉर्म हुई। इसका एक नेचुरल सैटेलाइट एक चांद इसके एटमॉस्फेयर में आकर बस्ट हो गया, फूट गया। और इसके ग्रेविटी की वजह से वो चांद का जो भी मलबा निकला वो बाहर नहीं जा सका, स्पेस में नहीं जा सका, और इसी के इर्द-गिर्द चक्कर काटने लगा। उसी ने वह रिंग फॉर्म की है। सैटर्न भी पूरा का पूरा गैसेस से बना हुआ रहता है। देखते हैं सोलर सिस्टम के नेक्स्ट प्लैनेट को, यानी कि यूरेनस को, अरुण ग्रह को। तो ये अपने एक्सिस पर कुछ ऐसे 98 डिग्री से टिल्ट रहता है, बर्फाचा गोळा 98 डिग्री से झुका हुआ रहता है। इसकी एक वजह है, हमारे पृथ्वी जितना बड़ा एक एस्टेरॉइड इसे 2 बार आकर टकरा गया। इसी वजह से इस प्लैनेट की टिल्टिंग ऐसे 98 डिग्री पर हो गई है। और ये इतना ज्यादा झुका हुआ रहता है, तो क्या यहाँ पर सूरज की रोशनी बराबर पहुंच पाती होगी? नहीं पहुंच पाती। इसीलिए इसे हमारे सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। और जब ये अपने एक्सिस पर घूमता है तो ऐसे लगता है कि कोई पहिया अपने एक्सिस पर घूम रहा है। इसीलिए इसको रोलिंग प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। नेपच्यून वरुण ग्रह। तो इसे हमारे सोलर सिस्टम का रिचेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे अमीर ग्रह भी कहा जाता है। सबसे अमीर ग्रह के सामने खड़े हो आप सभी, नीलम, तो अमीर नीलम, क्यों कहा जाता है नीलम। क्या इसके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा क्या? सफायर, पर इसके पास ऐसी एक चीज है जिससे हम बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। नीलम। सभी ने डायमंड्स देखे, हीरे देखे। इस प्लेनेट पर डायमंड्स की बारिश होती है, हीरो की बारिश होती है। पर इस ग्रह का बैड लक तो देखिए कि वहां पर वो जो डायमंड्स है वो कलेक्ट करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं है। तो आप में से कोई जाना चाहेगा फ्यूचर में वहां पर डायमंड्स कलेक्ट करने के लिए? हीरे इकट्ठा करने के लिए जाना चाहेगा क्या कोई? नहीं। क्यों? किसी को अमीर नहीं होना है क्या? नहीं। पर अगर हम जाना भी चाहे तो वहां पर जा सकते हैं। मीथेन के जो कार्बन के पार्टिकल रहते हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से। और कंडेंस होकर वो क्या करने लगते हैं? डायमंड्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं। और उन्हीं डायमंड्स की रेंज इस प्लैनेट पर होती है। इकडे सगळं अंधारच आहे, नाही तरी बघ आपण धडा शिकलो ना, दिवस आणि रात्र शिकलो का? आप सभी ने रोड के ऊपर का ट्रैफिक देखा होगा, देखा है सभी ने?
आसमान में भी ट्रैफिक रहता है, एरोप्लेन्स का ट्रैफिक। आपको जो येलो डॉट्स नजर आ रहे हैं फिश की तरह, एरोप्लेन्स है। तो एशिया में सबसे ज्यादा एयर ट्रैफिक आपको कहाँ नजर आ रहा है? चाइना। इंडिया में या चाइना में? चाइना। चाइना में बहुत ही ज्यादा है इंडिया के मुकाबले। और अफ्रीका में देखो तो बहुत ही कम, सबसे कम रहता है अफ्रीका में। 19,000। थोड़ा सा ऊपर देखिए यूरोप की तरफ, सब तरफ से बहुत ही ज्यादा है। कोई काउंट कर सकता है क्या? नहीं। बहुत ज्यादा है। पर ये तो सेकंड लार्जेस्ट है, दूसरे नंबर पर है। इससे भी ज्यादा भीड़ एरोप्लेन की एक जगह पर रहती है। अमेरिका, कहाँ पर रहती होगी? स्टेट। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। नॉर्थ अमेरिका। देखिए कितनी ज्यादा एरोप्लेन्स की भीड़ है वहां पर। उन एरोप्लेन्स ने वहां पर पूरा मकड़ी के जाले की तरह स्ट्रक्चर बना लिया है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है एयर ट्रैफिक भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे रात होती है एयर ट्रैफिक भी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और इसी के साथ हमारा ये शो साइंस ऑन स्फीयर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप